हेलो दोस्तों, माही लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी छात्रों छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ वो UPPCL TG2 जिसे कहते हैं SSO टेक्नीशियन ग्रेड 2 जो अभी हाल ही में 17/11/2023 में एग्ज़ाम हुआ है, उसका मैं पेपर लेकर आया हूँ। उस पेपर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उस पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि आप जब तक प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे नहीं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको आगे की तैयारी कैसे करनी है। तो ऐसे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, अर्थात एग्ज़ाम पेपर ही रियल पेपर है जो कि UPPCL TG2 में कराया गया है 17/11/2023 को। अब इससे पहले पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आज आपको 1 से लेकर 50 प्रश्न अर्थात जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं वही इस सेशन में सॉल्व कराऊंगा, उसके अलावा नहीं कराऊंगा। और ऑलरेडी इसमें टिक लगा हुआ है कि उसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे छात्र छात्राओं को नहीं पता होगा जो कि तैयारी की शुरुआत में होंगे, अर्थात नए छात्र होंगे जो कि UPPCL TG2 की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं। उनको नहीं पता होगा सिलेबस क्या है, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, कितने नंबर का होता है, कितने घंटे का होता है। ये सारी जानकारियाँ मैं आपको बहुत त्वरित गति से देने वाला हूँ। आप जान लीजिए कि UPPCL में 150 प्रश्न जो होते हैं वो टेक्निकल से पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न जो होते हैं वो कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, और 50 प्रश्न जो होते हैं उसमें 15 नंबर का हिंदी आता है, 15 नंबर का इंग्लिश आता है और 20 नंबर में आपके GS प्लस रीजनिंग आता है। तो टोटल मिला के प्रश्नों की संख्या हो गया आपका 150 टेक्निकल प्लस 50 नंबर में आपका हो गया कंप्यूटर प्लस 50 नंबर में आपका हो जाएगा हिंदी, इंग्लिश और GS और रीजनिंग। इन सब प्रश्नों को अगर मिला लिया जाए तो हमारा हो जाएगा 250 प्रश्न। 250 प्रश्न रहता है, 250 नंबर का होता है। इसमें माइनस मार्किंग 1/4 होती है, अर्थात अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम है, अर्थात ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही आपको देना पड़ेगा। और ऑनलाइन मोड में देने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये रहता है कि उसमें गोला नहीं करना पड़ता है, अर्थात OMR शीट भरनी नहीं पड़ती है, जिस कारण आपका समय कम से कम 10 से 15 मिनट बच जाता है और उसका उपयोग आप पेपर को सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हो गई UPPCL से संबंधित। और UPPCL में जो आप जानते होंगे कि इसमें वही छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं जो कि हाई स्कूल प्लस ITI किए हैं, वो भी ITI इलेक्ट्रीशियन ग्रेड से अगर किए हैं तो वो UPPCL TG2 का फॉर्म भर सकते हैं। इसी को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है जिसका नाम है SSO। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर के प्रश्न को हम देख लेते हैं जल्दी से। 50 प्रश्न हैं, 1 नंबर से लेके 50 प्रश्न। और इसमें ये ख़ास बात ये है कि जो 50 प्रश्न ये कंप्यूटर के हैं ये क्वालिफाइंग मार्क का होता है, अर्थात अगर 50 में से 1/4 माइनस मार्किंग के साथ अगर आप 20 नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर में पास हो जाते हैं। अगर 20 नंबर नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो आप कंप्यूटर में फ़ेल हो जाते हैं। आगे की जो आपका 200 नंबर का पेपर है जिससे मेरिट बननी है वो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, इसलिए कंप्यूटर में पास होना अनिवार्य है, अर्थात 20 नंबर या 20 से ज़्यादा आपको लाना ही लाना है अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी अगली कॉपी जो कि 150 टेक्निकल है और 50 में आपके वो चारों सब्जेक्ट हैं, अगर चाह रहे हैं क्यों तो तभी चेक होगा जब आप कंप्यूटर में पास रहेंगे। और जो आपका 200 नंबर है वहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। और ये 50 नंबर जो है कंप्यूटर का ये क्वालिफाइंग मार्क का है, इससे आपके मेरिट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर क्वालिफाई रहेंगे तभी वो कॉपी चेक होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं जल्दी से ये 50 प्रश्न जो दिए गए हैं। इन 50 प्रश्नों को हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है, कहाँ से आया है। ज़्यादातर प्रश्न तो आपके जो है वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट से आते हैं, अर्थात
जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है, नेटवर्क वाला पार्ट होता है, इन सब से, इंटरनेट वाला पार्ट होता है, इन सब से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। मतलब मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आ जाते हैं। जो बेसिक चैप्टर होता है वहाँ से कम प्रश्न आते हैं, अर्थात 1, 2, 3 ऐसे ही प्रश्न आते हैं, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। अर्थात जिसने अच्छे तरीके से वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस और आपका इंटरनेट, नेटवर्क ये सब बढ़िया से पढ़ लिया है, समझ लीजिए कि वो कंप्यूटर में फ़ेल नहीं हो सकता है। और कंप्यूटर को पढ़ने का तरीका ये है कि आप पढ़िए और सॉफ्टवेयर जैसे चैप्टर को आप एक बार प्रैक्टिकल ज़रूर कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और फिर वो भूलता नहीं है जल्दी से। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किस विकल्प के अंदर कौन सा विकल्प है और किस विकल्प का क्या काम है। इसलिए जब आप वर्ड वगैरह पढ़ें, एक्सेल वगैरह पढ़ें, पावर पॉइंट वगैरह पढ़ें तो आप एक बार कंप्यूटर पे प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल ज़रूर कर लें, जिससे कि क्लियरिटी आपके दिमाग में बनी रहे और आसानी से वो सारी बातें आपको याद हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, MS वर्ड 365 तालिका में पंक्तियों और स्तंभों को सम्मिलित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संभव नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा कार्य संभव नहीं है। इंसर्ट बिलो संभव है, इंसर्ट लेफ्ट संभव है, इंसर्ट राइट संभव है। जो संभव नहीं है, जो विकल्प नहीं होता है, उस विकल्प का नाम है इंसर्ट अक्रॉस। अगला प्रश्न देखते हैं। MS पावर पॉइंट 365 में प्रत्येक स्लाइड पर एक ही स्थान पर लोगो सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। कह रहा है कि प्रत्येक स्लाइड पर एक ही स्थान पर लोगो सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है नोट्स मास्टर, शो मास्टर और हैंड आउट मास्टर, स्लाइड मास्टर। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो स्लाइड मास्टर होगा। स्लाइड मास्टर विकल्प से हम ये देख सकते हैं, एक ही जगह हम ये देख सकते हैं कि हमने अभी तक कितनी स्लाइडें बनाई हैं, अर्थात सभी स्लाइडों को इकट्ठा देखने के लिए हम स्लाइड मास्टर नामक विकल्प का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है वो निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग आम तौर पर लैन को वाइड एरिया नेटवर्क बनाने के लिए इंटरकनेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसे वैन डिवाइस कहा जाता है। तो आपने इंटरनेट में बहुत सारे उपकरण इस टाइप के पढ़े होंगे। एक राउटर है, हब है, रिपीटर है, स्विच है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा राउटर, जिसके द्वारा हम लैन को वैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे बहुत सारे लोग रूटर भी कहते हैं। तो अपना कहने का तरीका होता है। अगला प्रश्न देखें। एप्लीकेशन फाइलों और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य भागों को निरूपित करने वाले ग्राफीय चित्रों को क्या कहा जाता है। तो जो फाइल होता है, एप्लीकेशन होता है, जिसे शॉर्ट में हम ऐप भी कह देते हैं, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इन सब को निरूपित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ के रूप में जो दिखाई देता है, छोटा छोटा जो चित्र होता है, उसे कहते हैं आइकॉन। तो यहाँ दिया गया है जो 4 विकल्प, कॉल आउट, आइकॉन, प्रोग्राम, वर्ड आर्ट। तो इनमें से जो विकल्प सही होगा आपका आइकॉन सही होगा। और आगे जो आपका दिया गया है ये इंग्लिश वर्जन में दिया गया है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट के बारे में पूछा गया है। तो डिजिटल वॉलेट में इसमें 4 विकल्प दिया गया है। मिंट दिया है, नेटफ्लिक्स दिया गया, फ्लिपकार्ट, पेपल। तो यहाँ आप जानते होंगे पेपल से ही आप निकाल सकते हैं। पे मतलब पेमेंट करना, पेपल फल कंपनी का नाम हो गया। तो ये इसका विकल्प जो होगा वो पेपल होगा। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे भी इंग्लिश में दिया गया है, जो ये बहुत आसान प्रश्न है। ये आप पढ़ते हैं, MS एक्सेल में पढ़ाया जाता है इसको। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ रो हाइट इन MS एक्सेल 365 बेस्ड ऑन ए पॉइंट स्केल। मतलब मैक्सिमम साइज़ पूछता है रो की। आप जानते होंगे MS एक्सेल में दो चीज़ें होती हैं, एक रो होता है, एक कॉलम होता है। जो रो उसे कहते हैं जो कि
क्षैतिज लाइन होता है जिसे हिंदी में पंक्ति भी कहते हैं। कॉलम उसे कहते हैं जो कि स्तंभ होता है, अर्थात जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे कॉलम कहते हैं। इन दोनों को काटने के बाद जो हमको रूप प्राप्त होता है, अर्थात इन दोनों के इंटरसेक्शन के बाद जो हमको आकार मिलता है उसे कहते हैं सेल। और सेलों के समूह को जो कहते हैं वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। ये एक्सेल का पार्ट है और वहीं से यह प्रश्न उठाया गया है कि साइज ऑफ रो हाइट इन MS एक्सेल 365 बेस्ड ऑन ए पॉइंट स्केल। कह रहा मैक्सिमम साइज कितनी होती है रो की, जिसे हम हिंदी में पंक्ति कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 409। MS एक्सेल 365 में दो तिथियों के बीच दिनों की संख्या प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि दो तिथियां हैं, उनमें दिनों की संख्या अगर आपको प्रदान करनी है तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको डेज मिलेगा, डे मिलेगा, डेट मिलेगा, फाइंड मिलेगा। तो आपको कन्फ्यूजन जो होगी वो डे और डेट में, डेट्स और जो आपका डे है वहाँ होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप डेज जिसमें एस लगा हुआ है उस विकल्प के माध्यम से आप दो तिथियों के बीच दिनों की संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। डे इसका सही जवाब नहीं होगा, डेज इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब लोग गूगल, बिंग और अन्य सर्च इंजन में व्यवसाय से संबंधित उत्पादों या सेवाओं की खोज करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा साइट की दृश्यता अर्थात विजिबिलिटी में सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो आप इसमें देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। तो इसमें जो चौथा विकल्प है जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको सुधार की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आप जानते होंगे गूगल है, बिंग है, ये सारे के सारे सर्च इंजन होते हैं। आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन से सर्च इंजन हैं और कौन से वेब ब्राउज़र हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये आप ये काम करिएगा, कंपेयर करके एक पेज में गूगल कौन कौन सी चीज़ें गूगल हैं और कौन कौन सी चीज़ें सर्च इंजन हैं उनको लिख लीजिएगा, और उसी के बगल में आप वेब ब्राउज़र कौन कौन सी चीज़ें वेब ब्राउज़र हैं उनको लिख लेंगे, और कंपेयर करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है जो विंडोज़ 10 में आपके टेक्स्ट और ऐप्स का आकार बदलने के लिए सेटिंग में डिस्प्ले का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुना जाना है। तो ये कह रहा है टेक्स्ट और ऐप का आकार बदलने के लिए आप देखिए चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें ये लग रहा है कि उसके आकार को बदला जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्केल एंड लेआउट के माध्यम से हम टेक्स्ट और ऐप्स का आकार बदल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ताओं के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। तो संदेशों के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है। तो इसमें तो ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, इसमें सारे लोग जानते हैं ईमेल के माध्यम से हम संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ईमेल का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जैसे पुराने ज़माने में आप संदेश को एक जगह दूसरे जगह पहुंचाने के लिए पत्र का प्रयोग करते थे, सेम उसी तरीके से ये ईमेल को या सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक डिजिटल माध्यम है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेफ्ट जिसे कहते हैं NEFT प्रणाली के माध्यम से धन भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वितरण आवश्यक नहीं है। तो आप अगर NEFT के माध्यम से धन भेज रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो लाभार्थी का खाता नंबर आपको पास होना चाहिए, जो कि एकदम निश्चित है कि होना ही चाहिए। लाभार्थी की शाखा का नाम होना चाहिए और लाभार्थी का नाम होना, लेकिन लाभार्थी कहाँ से है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर निम्नलिखित में से किस सीमा तक डिस्प्ले आँख और सिर की गति को सपोर्ट करता है, और यह वह स्तर है जहां तक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के संदर्भ में डिवाइस आपकी आँखों के सामने वर्चुअल दुनिया को समाहित करेगी। तो इसका जो विकल्प है वह है फील्ड ऑफ व्यू। अगला देखिए, अब यहाँ वर्चुअल दुनिया ये सब सारी बातें दिया गया, अगर किसी को नहीं भी पता है तो यहाँ दृश्य से संबंधित जो विकल्प आपको मिल रहा है उस विकल्प को आप लगा देंगे अगर, तब भी आपका प्रश्न सही चला जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, फेसबुक मैसेंजर में स्क्रीन के नीचे स्माइली फेस आइकॉन पर टैप या क्लिक करने का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो फेसबुक मैसेंजर में जो होता है, फेसबुक है एक सोशल मीडिया साइट है जिनमें स्क्रीन के नीचे स्माइली फेस आइकॉन पर टैप या क्लिक करने का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो स्टिकर भेजने के लिए किया जाता है। यह भी बहुत आसान है, जो लोग फेसबुक चला रहे होंगे उनके लिए तो बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, अर्थात ISP नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो आप जानते हैं टाटा कम्युनिकेशन ये इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, MTNL ये भी प्रदान करता है, BSNL ये भी प्रदान करता है, लेकिन HSBC इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, टेक्स्ट अलाइनमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर अलाइन करती है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर अलाइन करती है। हाशिया मतलब मार्जिन होता है, जो अगल बगल आप देखते होंगे पेज के ऊपर नीचे और आपके बाएं साइड में जो स्पेस छूटा रहता है उसी को कहते हैं मार्जिन। और आपको स्क्रीन में या कंप्यूटर में आप चारों तरफ मार्जिन छोड़ सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इसमें जो प्रश्न है इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें सेंटर और जस्टिफाई में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि राइट लेफ़्ट तो ये तो समझ में आता है क्या है, लेकिन सेंटर क्या है, जस्टिफाई क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर अलाइन करती है। तो दोनों हाशियों पर अलाइन करने का मतलब है कि दोनों तरफ से आपका जो टेक्स्ट होना चाहिए, जो शब्द होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। सेंटर में तो होना ही चाहिए, लेकिन जो आप राइट साइड का जो आपका टेक्स्ट लिख रहे हैं वो एक सीध में होना चाहिए, लेफ़्ट साइड में जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो भी एक सीध में होना चाहिए। यही अंतर है सेंटर जस्टिफाई में। सेंटर में टेक्स्ट आपका बीच में होना चाहिए, लेकिन जो लाइन आप लिख रहे हैं उसे बीच में होना आवश्यक नहीं है। यही दोनों में अंतर है, अर्थात उसमें लाइन दाएं और बाएं वाली आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जस्टिफाई में ऐसा नहीं। जस्टिफाई में प्रत्येक लाइन दाएं और बाएं से बराबर होनी चाहिए। तो इसमें जो पूछा था उसका सही जवाब होगा जस्टिफाई। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर आदि के साथ विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग इसका विकल्प होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 17, MS Excel 365 में जब कोई फार्मूला किसी सेल में दर्ज किया जाता है तो वह डैश में भी दिखाई देता है। तो जब फार्मूला की बार है तो आप अगर नहीं भी जानते हैं तो फार्मूला से अगर लगा देंगे तब भी सही चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आप अगर डाउट में हैं तो प्रश्न से ही आपका आंसर निकल जाता है। तो फार्मूला बार में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज OS में दिनांक और समय बदलने का विकल्प प्रदान करता है। तो कंट्रोल पैनल होता है। उसी कंट्रोल पैनल के द्वारा आप विंडोज़ में दिनांक और समय को बदल सकते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, विंडोज़ में किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को चलाने के लिए डैश पर 2 बार क्लिक किया जा सकता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल पर 2 बार अगर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम आपका चल जाएगा। आप सिंगल बार क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे और वो एप्लीकेशन चलने वाला नहीं है। आपको 2 बार लेफ़्ट क्लिक करना ही करना होगा अगर विंडोज़ में आप कोई भी ऐप या एप्लीकेशन या प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, बिग डेटा एनालिटिक्स के जीवन चक्र चरणों के निम्नलिखित में से किस चरण में विभिन्न डेटा सेट में समान फील्ड वाले डेटा को एकीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डेटा संकलन। एकीकृत से आप यहाँ लगा सकते हैं, जिसको ये पता है एकीकृत मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, और संकलन मतलब भी होता है इकट्ठा करना। जिसको कुछ भी नहीं पता हो, इसलिए सिर्फ शब्द का मतलब पता हो, वो भी यहाँ आंसर लगा सकता था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, MS Excel 365 में स्तंभ F पंक्ति 20 में सेल के लिए निम्नलिखित में से किस सेल संदर्भ का उपयोग किया जाता है।
तो F20 का प्रयोग किया जाता है। आप जानते ही होंगे, हमने अभी बताया है कि MS एक्सेल में सेल बनाने के लिए या सेल के निर्माण के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक रो की, एक आपका कॉलम होता है। कॉलम को कहते हैं हिंदी में स्तंभ और रो को कहते हैं पंक्ति। कॉलम को हम लोग संकेतित करते हैं F से, अर्थात अक्षर के रूप में, ABCD के रूप में, और पंक्ति को हम नंबर के रूप में डिनोट करते हैं। तो इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं स्तंभ में F दिया गया है और पंक्ति में 20 दिया गया है, क्योंकि हमें संकेतित करने का यही प्रतीक है हमारा। और इसमें जब इसको लिखने का तरीका है, अगर किसी भी सेल का आप एड्रेस लिख रहे हैं तो आपको पहले स्तंभ का नाम लिखना पड़ेगा, अर्थात अक्षर लिखा मिलेगा, फिर बाद में आपको रो का नाम लिखा मिलेगा, अर्थात नंबर लिखा मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लैक्स रोम, EEPROM, EEPROM मेमोरी चिप की पहचान करने में सहायता करता है? तो इसका होगा फर्मवेयर। इसका आंसर होगा, ये मेमोरी नामक चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, उसमें पढ़ाया जाता है। उस चैप्टर में फ्लैश मेमोरी क्या है, रोम क्या है, रैम क्या है, ये सारी बातें पढ़ाई जाती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है और प्राइमरी मेमोरी क्या है, अस्थाई मेमोरी क्या है, अस्थाई मेमोरी क्या है, यह सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाते हैं मेमोरी नामक चैप्टर में, जहाँ से 1 से 2 प्रश्न आ ही जाते हैं एग्जाम में और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में किसी तालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप चारों विकल्प अगर अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ड के बारे में अगर अच्छे से अध्ययन किया है, तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, किसी तालिका के 2 विकर्ण सेलों को मर्ज किया जा सकता है। तो आप 2 विकल्प सेलों को, अर्थात डायगोनल सेल को मर्ज नहीं कर सकते हैं, यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि MS PowerPoint 365 में सामग्री सामग्री टेक्स्ट, ग्राफिक्स या वीडियो के लिए स्लाइड पर एक पूर्व स्वरूपित कंटेनर होता है, तो उसे कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब कि जो टेक्स्ट, ग्राफिक या वीडियो के लिए स्लाइड पर पूर्व स्वरूपित, प्री फॉर्मेटेड, अर्थात पहले से ही जो स्लाइड बनी बनाई हो और एक स्पेस प्रदान करें, उसी को कहते हैं क्या, प्लेस होल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करता है जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग के संदर्भ में डिजिटल डेटा में परिवर्तित किया जाता है? तो उसे कहते हैं सेंसर। यहाँ हम लोग इस वीडियो में, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम इस वीडियो में सिर्फ 25 प्रश्न करेंगे। अगला वीडियो जो अभी आपको डाला जाएगा, उस वीडियो में हम अगले 26 से लेके 50 प्रश्न को सॉल्व करवा देंगे। इसमें आपको सिर्फ 25 प्रश्न ही सॉल्व कराए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 22 मिनट का वीडियो ये हो चुका है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।